काफ़ी समय से हमें मैसेज आ रहा था कि आप शेयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर आप वीडियो बनाइए। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, हमारे सेकंड चैनल पर अवेलेबल भी है। ITR 2 का जो फुल वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी को भी कवर किया हुआ है और शेयर कैपिटल को भी कवर किया हुआ है, अदर सोर्स को कवर किया हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम को भी कवर किया हुआ है। लॉस कैसे एडजस्ट करते हैं ITR 2 में, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिडक्शन वगैरह को भी हमने कवर किया हुआ है जो फुल वीडियो है उसमें। और उसके अलावा ITR 3 में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शन भी कवर किए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस बार हमने कवर किया हुआ है। तो इन केस आप अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं बेसिक चीज़ों को भी, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ITR 2 और ITR 3 का आप देख सकते हैं। दोस्तों इनकेस आपको अगर बेसिक नॉलेज है इनकम टैक्स रिटर्न का, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ शेयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है जैसे कि कैपिटल गेन और इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसका पार्ट हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन को दिखाना है। ITR में ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रांजैक्शन को कैसे ITR में दिखाना है, उसका हम डेमो देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, आपको स्टेप्स पर फोकस करना है। यहाँ पर जो भी डिटेल हम दिखाएंगे, जो नंबर्स दिखाएंगे, वो सब के सब फेक होंगे, तो आपको स्टेप्स पर फोकस करना है। तो पहला पार्ट हम दिखाने वाले हैं इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन का कैसे भरना है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर आपको है इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम या फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम है, तो आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ स्क्रॉल डाउन पर क्लिक करना, स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है 13018 अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट भी है तो आप 13010 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में फिलहाल इस वीडियो में हम नहीं दिखा रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, तो 13018 सेलेक्ट कर लेंगे और नाम आप यहाँ पर अपना भी इंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर आप बनाते हैं तो बुक मेंटेन करते हैं तो भर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम बुक मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप आखिरी में आकर यहाँ पर 000 भी इंटर कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो कि कैश बैलेंस का है, यहाँ पर आप कैश बैलेंस इंटर कर सकते हैं। साल की मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी डेट था उस तारीख में आपके पास क्या कैश बैलेंस बचा रहा होगा वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। ठीक है, बुक मेंटेन नहीं करते हैं तो ये चारों ही भरना है। बुक मेंटेन करते हैं तो ऊपर का जो डिटेल्स है वो सब भरना है। अब आप काफ़ी लोग सोचेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बुक कैसे मेंटेन किया जाता है। काफ़ी लोग ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं तो उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, इंटरेस्ट इनकम, टेलीफोन चार्जेस या दूसरे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में वो बैलेंस शीट भी बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, PNL भी बनाते हैं और वो भरते हैं सब कुछ डिटेल्स। हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि हम नहीं बनाते, बुक मेंटेन नहीं करते हैं। तो बैलेंस शीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेबल नहीं है, ट्रेडिंग भी हम नहीं भरेंगे, PNL में आ जाएंगे सीधा। ऊपर हम कुछ भी नहीं भरने वाले क्योंकि बुक मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, ये है इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई भी गेन या लॉस हुआ होता है तो यहाँ पर हमें इंटर करना होता है। अब हमारे पास देखिए स्टेटमेंट है और आपको भी स्टेटमेंट जरूर मिलता होगा जहाँ से भी आप ट्रेडिंग करते हैं, बट आपको इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। इसीलिए हमने एक्सेल शीट में कुछ बनाया भी है कि टर्नओवर आता कैसे है और ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे है। ये देखिए यहाँ पर यूनिट होता है, बाय और सेल होता है, कितने यूनिट पर हमने परचेस किया, कितने पर सेल किया हुआ है। तो टोटल सेल आ गया है, टोटल परचेस का प्राइस आ गया है और यहाँ पर डिफरेंस है। सेल और परचेस में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का आपको टोटल सेल, टोटल परचेस निकाल लेना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस है और यहाँ पर निगेटिव डिफरेंस है। बट जब आप टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव में आपको डिफरेंस नहीं करना है,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4,10,000 और 10,000, तो 4,20,000 ये हो गया है टर्नओवर। इस तरीके से इंट्राडे का टर्नओवर निकालते हैं। और अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में भी सेम उसी तरीके से डिफरेंस निकालना होता है, बट जो निगेटिव फिगर है अब उसको हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4,10,000 पॉजिटिव है और 10 लाख निगेटिव, तो 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। तो इस तरीके से हम टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं होता। मैं यहाँ पर समझाने की पर्पज़ से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हमें मिल जाता है ऑटोमेटिकली, स्टेटमेंट मिल जाता है जहाँ से हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटी इंट्राडे में 1 लाख टर्नओवर है और 12,000 यहाँ पर लॉस हुआ है। इस तरीके से आता है। तो मैं यहाँ पर आपको इंटर करके दिखा देता हूँ कि आईटीआर में कैसे इंटर करना है। जाना है स्पेकुलेटिव, जो सबसे आखिरी में पॉइंट है, टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। यहाँ पर हमें टर्नओवर इंटर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं टर्नओवर है 10 लाख और लॉस हुआ है 12,000 रुपए का, तो ये आप देख सकते हैं। और यही अमाउंट अब हम आईटीआर में इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम टर्नओवर इंटर कर देंगे, पॉइंट नंबर 65 में जाएंगे, टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, यहाँ पर 10 लाख इंटर कर देंगे और उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट इंटर कर देंगे। दोस्तों ध्यान देना है, जो स्टेटमेंट मिलता है ये ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर ब्रोकरेज जो होता है वो सब इसमें से डिडक्ट हो गया होता है, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। अभी फिलहाल हम 12,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट में इंटर कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में 12,000 हम इंटर कर देते हैं। अब उसके बाद एक और ऑप्शन आता है एक्सपेंडिचर का। तो इनकेस आपने का कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया हुआ है जो कि आपके स्टेटमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट में नहीं दिखाई दे रहा, बट कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने किया हुआ है, जैसे कि आप देखिए हमने स्टेटमेंट में बनाया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, फिर एसटीटी हो गया, दूसरे जो चार्जेस होते हैं ट्रांजैक्शन के, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब ऑलरेडी कंसीडर किया गया होता है जब स्टेटमेंट हमें मिलता है, तो ये सब हमें फिर से कंसीडर नहीं करना। अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे अगर हमने लोन लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसका इंटरेस्ट, टेलीफोन चार्जेस, सैलरी अगर आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, ये जब जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, दूसरे चार्जेस हो सकते हैं। तो ये सब का मिलाकर जो एक्सपेंसेस आता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आईटीआर में, क्योंकि ये सब कंसीडर नहीं किया गया है आपके स्टेटमेंट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे ही दिखा देते हैं। मान लीजिए 15,000 का एक्सपेंसेस हम दिखा देते हैं, ऐसे ही टेलीफोन चार्जेस वगैरह दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए लॉस जो है वो 3,000 दिखा रहा है, ऊपर हमें 12,000 का लॉस है, तो इसको माइनस कर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, माइनस का साइन ज़रूर आप ध्यान से डालिएगा। अगर लॉस हुआ है, जैसे कि हमारे केस में लॉस है, तो हमने माइनस का साइन यहाँ पर डाल देना है। अब देख सकते हैं टोटल लॉस हो गया है 27,000, ठीक है। तो इंट्राडे हमने लॉस दिखा दिया। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर लॉस है तो उसे कैसे दिखाना है, जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे स्टेटमेंट में ये राउंड फिगर कैसे आया। दोस्तों ध्यान देना, हमने इसको बनाया हुआ है आपको समझाने के पर्पज से, अदरवाइज राउंड फिगर एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं आता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर कैसे निकाला जाता है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। फ्यूचर ट्रांजैक्शन है तो इसका जो कंप्यूटेशन होता है टर्नओवर का, वो सेम इंट्राडे के जैसे ही होता है। आपको सेल और परचेस में से डिफरेंस निकालना है, निगेटिव है या पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका टोटल आपको कर लेना है, वही फ्यूचर का टर्नओवर होता है। बट ऑप्शन का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। ऑप्शन में आपको डिफरेंस भी निकालना है, उसका कैलकुलेशन करना है, प्लस जो प्रीमियम आपको मिला हुआ है, जैसे कि इसे हम प्रीमियम कहते हैं, जितने पे हमने सेल किया हुआ है उसका भी टोटल आपको कर लेना है। उसके बाद इसको और इसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये जो टर्नओवर आया है ये ऑप्शन का है और ये जो टर्नओवर है वो फ्यूचर का है। तो इस तरीके से आपको टर्नओवर का कैलकुलेशन करना होता है। हमारे केस में देखिए यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी टर्नओवर दिया गया है, तो हम इसको ही इंटर कर देते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आप चाहें तो बुक मेंटेन करते हैं तो ऊपर भी आप कर सकते हैं, एक्सपेंसेस अपने दिखा देते हैं। हम बुक मेंटेन नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर दिखा देंगे ग्रॉस टर्नओवर। देखिए पॉइंट नंबर 64 में हम दिखा देंगे ग्रॉस टर्नओवर, और थ्रू अकाउंट पे ही चेक। हमारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है तो A1 में आपको इंटर करना है
70 लाख हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद लॉस जो हुआ है वो भी हम इंटर कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के सामने। एनी अदर मोड में हमें कुछ नहीं इंटर करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में हमें जाना है और यहाँ पर हमें पहले माइनस का साइन लाना है और उसके बाद अमाउंट इंटर कर देना है। तो अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्राडे ट्रेडिंग में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सेबी से रिलेटेड, एसटीटी से रिलेटेड, ब्रोकरेज से रिलेटेड, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। बट कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीफोन के चार्जेस हो सकते हैं, या दूसरा आपने लोन वगैरह लिया हुआ तो इंटरेस्ट लोन। दोस्तों ध्यान देना, लोन आपने सिर्फ इस पर्पस के लिए लिया हुआ है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लोन आप यहाँ पर दिखा दें, ऐसा नहीं है। आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आप दिखा सकते हैं एज अ एक्सपेंसेस। तो उस तरीके का कोई भी एक्सपेंसेस है जिसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है तो उसको आप अलग से यहाँ पर दिखा सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर 25,000 रुपए का और एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस के आगे आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है। जब ग्रॉस प्रॉफिट में डालें और लॉस है तब आपको माइनस का साइन लगाना है। लॉस नहीं है, गेन है, तो माइनस का साइन नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है 3,75,000। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें स्क्रॉल करके जाना है शेड्यूल बीपी में। शेड्यूल बीपी में आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें जाना है। ऊपर देखिए यहाँ पर टोटल लॉस दिखाई दे रहा है हमें। अब इसमें से हमें कुछ डिफरेंशिएट करना है। पॉइंट नंबर 2A में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इंक्लूडेड इन 1। तो इसमें जो स्पेकुलेटिव लॉस है वो भी इंक्लूड है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है। दोस्तों ध्यान देना है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग का लॉस होता है वो स्पेकुलेटिव कहलाता है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस ही समझा जाता है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है कि स्पेकुलेटिव लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि शेड्यूल पीएल में सीरियल नंबर 65-4 में जो अमाउंट आया है वो यहाँ पर इंटर करिए। तो शेड्यूल पीएल में देखिए ये 65-4 में कितना अमाउंट आया है, -27,000। तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे शेड्यूल बीपी में, ठीक है। यहाँ पर हम इंटर कर देंगे -27,000 हमने इंटर कर दिया। तो स्पेकुलेटिव लॉस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि कितना स्पेकुलेटिव लॉस है और कितना नॉर्मल लॉस है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। आप ध्यान दीजिए नीचे यहाँ पर 375 दिखाई दे रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लॉस तो 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर कम क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से स्पेकुलेटिव लॉस जो था उसको अलग कर दिया गया है, नॉर्मल लॉस इतना है। अब हमें फिर से ऊपर जाना है और अब हमें शेड्यूल CYLA, यहाँ पर हम देख सकते हैं बिजनेस लॉस हमें दिखाई दे रहा है 3,75,000, ठीक है। उसके बाद जाएंगे शेड्यूल BFLA में। यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी लॉस हमने पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अब शेड्यूल CFL में जाएंगे। इनकेस पिछले साल का अगर कोई भी लॉस हुआ है तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ऑलरेडी देखिए लॉस फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से 375 है और स्पेकुलेटिव बिजनेस से 27,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर में। देखिए टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। तो अब हम पिछले साल का भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब 2019-20 का अगर लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो सबसे पहले किस दिन आपने रिटर्न फाइल किया था वो आपको बताना होगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही डेमो बनाया हुआ है। असेसमेंट ईयर 2019-20 का है। डेट ऑफ फाइलिंग है यहाँ पर 31 जुलाई 2019। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमने डेट डाल दिया। अब हम आएंगे यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस में कितना लॉस हुआ है। नॉर्मल बिजनेस मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर जो लॉस हुआ है उसको हम नॉर्मल बिजनेस ही मानते हैं। तो 34,000 हुआ है, उसे हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। और उसके बाद इंट्राडे का लॉस 13,000 है तो उसे हम लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो ये हमने इंटर कर दिया। अब जो हमारा टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा आप देख सकते हैं, पिछले साल वाला भी कैरी फॉरवर्ड हो गया और इस साल वाला भी,
और स्पेकुलेटिव लॉस में भी पिछले साल वाला भी कैरी फॉरवर्ड हो गया और इस साल वाला भी। हमने यहाँ पर अभी कोई भी इनकम नहीं डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब इस शेड्यूल के बाद अब आगे हम जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे शेड्यूल हैं। ऑलरेडी हमने इन सब को कवर करके रखा हुआ है अपने डिफरेंट वीडियोस में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशली आपको अगर कैपिटल गेन है, सैलरी है, तो ITR 2 वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया गया है। अब सीधे हम जाएंगे पार्ट बी TI में। पार्ट बी TI में जब स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे, इस शेड्यूल में हमारे इनकम का कंप्यूटेशन होता है। फिलहाल इनकम हमने कोई दिखाया नहीं है, बट आप दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ फील मिलेगा। अब क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका लॉस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं 4,02,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पॉइंट नंबर 18 में देखिए लॉस ऑफ करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो करंट ईयर का जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे कि शेड्यूल CFL में लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा था। अब शेड्यूल CFL में आपने देखा होगा कि उसमें जो लॉस था वो करंट ईयर प्लस जो प्रीवियस ईयर का लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये टोटल 449 हो रहा है। बट पार्ट बी TI में सिर्फ हमें 4,02,000 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ करंट ईयर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैरी फॉरवर्ड आपका टोटल होगा 449। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे वो हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस में एंट्री करना है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे का एंट्री दिखा देना है। उसके बाद आपको जाना है शेड्यूल BP में। इस शेड्यूल में आपको ध्यान से एंट्री करना है, क्योंकि इसमें आप अगर एंट्री नहीं करते हैं स्पेकुलेटिव लॉस का या गेन का, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। यहाँ पर अगर एंट्री नहीं करेंगे तो जो भी आपका बिजनेस का गेन होगा या लॉस होगा वो नॉर्मल बिजनेस का गेन या लॉस माना जाएगा, स्पेकुलेटिव लॉस नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA और शेड्यूल CFL, ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी में जाएंगे तो यहाँ पर पार्ट बी TI में आपको करंट ईयर का जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो दिखाई देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जिनको आपको चेक कर लेना है अगर आप इंट्राडे लॉस या गेन या फ्यूचर एंड ऑप्शन का गेन या लॉस इंटर करते हैं तब। तो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं इंट्राडे का अगर लॉस होता है या फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस होता है तो वो किस तरीके से एडजस्ट भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है लॉस का। अगर प्रीवियस ईयर का लॉस है, करंट ईयर का लॉस है, कैसे हमें एडजस्ट करना होता है और कैसे ये फ्यूचर में ट्रांसफ़र होता है। अब हमने यहाँ पर बहुत सारे इनकम को दिखाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस होता है या इंट्राडे का लॉस होता है वो एडजस्ट कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको हो सकता है फ्यूचर में, या लॉस अगर आप ITR में दिखाते हैं तो इस साल में क्या बेनिफिट हो सकता है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। बहुत बार तो आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो यह जानना भी ज़रूरी होता है कि अगर आप टैक्स ऑडिट कराते हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो बेनिफिट क्या मिलेगा, दूसरे जो आपके इनकम है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कैसे होगा आपका लॉस, यह जानना भी बेहद ज़रूरी है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी लॉस होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस का वो दूसरे किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। नॉर्मल बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं होता है। ये सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। मतलब इंट्राडे में आपको फ्यूचर में गेन होगा तब ये लॉस आपके काम में आएगा, उस गेन को ये ख़त्म कर देगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा बाकी किसी भी इनकम के अगेंस्ट ये लॉस काम नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। तो ये लॉस जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं शेड्यूल CYLA में इस साल लॉस हुआ है हमें 3,75,000 रुपये फ्यूचर एंड ऑप्शन से, और ये देखिए ये एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर तैयार खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने सैलरी डाला अपने ITR में, तो सैलरी के अगेंस्ट कोई भी बिजनेस इनकम एडजस्ट नहीं होता है। इनकेस आप अगर सैलराइड पर्सन हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर लॉस होता है और लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्यूचर में तो वो सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा कभी भी। इस चीज़ को आपको ध्यान में
रखना है। उसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारे केस में 4 लाख, तो इसके अगेंस्ट भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अदर सोर्स का हमें इनकम है 90,000, इसके अगेंस्ट भी हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो एडजस्ट हो गया है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर लॉस है तो वो सैलरी के अलावा बाकी दूसरे इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि करंट ईयर का इनकम है और करंट ईयर का लॉस है वो एक दूसरे में कब एडजस्ट हो जाते हैं। अब ध्यान देना है, हमने 34,000 का लॉस फ्यूचर एंड ऑप्शन का कैरी फॉरवर्ड भी किया हुआ है। वो एडजस्ट कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा, वो शेड्यूल BFLA में उसका एडजस्टमेंट हमें दिखाई देता है। बट हमारे केस में देखिए सैलरी के अगेंस्ट भी वो एडजस्ट नहीं हुआ है 34,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है कि पिछले सालों का कोई भी बिजनेस लॉस अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इंक्लूडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस, तब वो इस साल दूसरे किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है सिवाय इस साल के बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। अगर इस साल हमें कोई बिजनेस इनकम होता तो इस शेड्यूल में आपको दिखाई देता कि पिछले साल का जो 34,000 है वो भी एडजस्ट हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की है। शेड्यूल CYLA में करंट ईयर का जो भी गेन या लॉस होता है वो एडजस्ट हो जाता है। शेड्यूल BFLA में कोई पिछले साल का अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। शेड्यूल CFL में कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा लॉस अगर कुछ बचा हुआ है तो। अब दोस्तों लॉस कैसे एडजस्ट होता है वो तो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कैपिटल गेन शेड्यूल में किस तरीके से शेयर ट्रांसफर करने पर जो कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या म्यूचुअल फंड का जो गेन होता है सेक्शन 112A किस तरीके से काम करता है, कैसे भरना होता है, वो सब हम देखेंगे अब आगे। अब यहाँ पर जो पार्ट आपको हम दिखाने वाले हैं वो ITR 2 का पार्ट है। ये जो पार्ट है आपको अगर पूरा देखना है तो ITR 2 के वीडियो में आप देख सकते हैं। ITR 2 में और ITR 3 में जो शेड्यूल होते हैं सेम होते हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ बिजनेस वाला एक्स्ट्रा शेड्यूल हो जाता है ITR 3 में, अदरवाइज जो बाकी शेड्यूल होते हैं वो सब कुछ सेम होते हैं। तो कैपिटल गेन अगर आपको इंट्राडे के साथ कैपिटल गेन भी है तब आप ITR 3 भरेंगे तो सेम इसी तरीके से जैसे हम ITR 2 का डेमो दिखा रहे हैं उसी तरीके से ही आपको भरना है। शेड्यूल 112A ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। इनकेस अगर है हम शेयर में डील करते हैं, शेयर में डील करते हैं मतलब अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट है या शेयर परचेस या सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, सिप में करते हैं, तो शेड्यूल 112A और शेड्यूल CG ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। शेड्यूल 115AD भी है बट ये नॉन रेसिडेंट के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो पहले शेड्यूल CG में जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में जानेंगे और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ऊपर प्रॉपर्टी का था, अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस अगर शेयर ट्रांसफर करने पे हो तो उसको यहाँ पर दिखाना होता है। मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर परचेस किया हुआ है और 1 साल के अंदर ही आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म, और 1 साल के बाद तो लॉन्ग टर्म। तो इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, तब तो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस जो भी होगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 111A फॉर अदर्स। दोस्तों ध्यान देना, जब हम ITR 2 भर रहे थे तो वहाँ पर पॉइंट नंबर 2 था, बट इनकेस अगर आप ITR 3 भर रहे हैं तो आपको पॉइंट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस इंटर करना होता है शेयर ट्रांसफर करने पर। और उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में हमने बेचा है। मान लीजिए इक्विटी शेयर हमने खरीदा था और अब बेच देते हैं 1 साल के अंदर ही, तो हमने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है कैपिटल गेन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर 5 लाख में हमने शेयर सेल किया है, 5 लाख में, और खरीदा कितने में था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो भी देख सकते हैं। 6 लाख में अगर खरीदा हुआ है तो आ जाएगा लॉस। फिलहाल हम यहाँ पर 4 लाख लिखते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉफिट दिख जाए पहले। और उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस अगर किया हुआ है
शेयर ट्रांसफ़र करते समय कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो वो भी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट जो है वो कम है, तो हमें प्रॉफिट आ गया 99,000 का। बट इन केस अगर सेल प्राइस कम है और कॉस्ट ज़्यादा है 6 लाख, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें लॉस आ गया है 1,01,000 का। तो इस लॉस को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो नॉर्मल शेयर की हो गई। बट इन केस दोस्तों, इन केस आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर महीने पैसे जमा करते हैं। तो हर महीने अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करने से लेके आपने वो यूनिट रिडीम कब किया हुआ है उसके बीच में कितना गैप है वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म। अब मान लेते हैं अप्रैल 2018 से हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपए, और मार्च 2020 में वो यूनिट, जितने भी यूनिट हमने खरीदे थे सब सेल कर देते हैं। 575 यूनिट जमा हुए थे वो सब हमने सेल कर दिए 2,69,000 रुपए में। तो कुछ प्रॉफिट हो गया है हमें यहाँ पे। तो अब वो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो डिपेंड करता है, हर एक महीने से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि अप्रैल 2018 से हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालना स्टार्ट करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये हम डाल रहे हैं हर महीने, और मार्च 2020 में हमने रिडीम कर लिया, अपने सारी यूनिट सेल कर दिए और पैसा आ गया हमें 2,69,000। तो ये 2,69,000 में से आप जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, कैसे पता चलेगा? दोस्तों ध्यान देना है, ये जो हमने पूरा ट्रांजैक्शन किया है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। इस चीज़ का ध्यान देना, यही एक कैलकुलेशन रहता है म्यूचुअल फंड में या शिप में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही कैलकुलेशन हमें अलग से करना पड़ता है, हर महीने का अलग से करना पड़ता है। मार्च 2020 में हमने रिडीम किया तो इसके ऊपर से लेकर 1 साल तक का जो भी पीरियड होगा वहाँ पर जो भी हमने शेयर परचेस किए हैं, यूनिट खरीदे हैं, वो सब के सब आ जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और उसके ऊपर वाले सब आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। बहुत ही आसानी से आपको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, अलग अलग शॉर्ट टर्म के लिए अलग। ये जो ऊपर का अमाउंट है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में आपने परचेस किया हुआ है, कितना यूनिट, वो सब आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और नीचे जो है उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो इनकेस आपको अगर कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है आसानी से, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करें क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया गया है कि किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप एक यूनिट परचेस करते हो या हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों भी हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनकेस आपको अगर कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं ITR फॉर्म में। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आएंगे, ये भी थोड़ा फेमस है तो इसको हम कवर कर लेंगे कि इक्विटी शेयर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड फंड ट्रांसफ़र करते हैं यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो कि ऊपर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला एग्जांपल देखा था, वही अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है तो उसको कैसे दिखाना है। ध्यान देना, ये जो 4 नंबर हम यहाँ पर नहीं भर सकते। देखिए यहाँ पर लिखा है कि शेड्यूल 112A को भरिए। दोस्तों ध्यान देना है कि ITR 2 में पॉइंट नंबर 4 में हमें कैपिटल गेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ITR 3 में हमें पॉइंट नंबर 5 में ये ऑप्शन दिखाई देगा। वैसे हम यहाँ पर डिटेल फीड नहीं कर सकते, ITR 2 हो या ITR 3, हमें डिटेल फीड करना होता है शेड्यूल 112A में। तो शेड्यूल 112A यहाँ पर है और यहाँ पर सबसे पहले हम ISIN कोड इंटर कर देंगे। जैसे कोड इंटर करेंगे यूनिट या शेयर का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम मान के चलते हैं कि जो असेसी है वो मंथली इन्वेस्टमेंट करता है किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, तो कैसे कैलकुलेट करना और कैसे अमाउंट उसका यहाँ पर इंटर करना वो उसका डेमो हम यहाँ पर देखेंगे। इनकेस आप अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट में या सिंगल यूनिट में डील करते हैं तो भी आपको जैसे हम डेमो में कैलकुलेट करने वाले हैं और अमाउंट इंटर करने वाले हैं उसी तरीके से आपको भी करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट तो है यहाँ पर, बट हम स्टेटमेंट के जरिए नहीं जाएंगे। हमने जो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया था इसको ही हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लमसम अमाउंट है
तो आसानी होगा इंटर करने में। अब रिडेम्पशन हमने टोटल वैल्यू क्या था 269, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट हमें लॉन्ग टर्म में इंटर नहीं करना है। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कितना यूनिट है, मान लेते हैं कि फरवरी 2019 मार्च 2019 तक सब शॉर्ट टर्म में आ गए। फरवरी 2019 से लेके अप्रैल 2018 के बीच का जो यूनिट है वो आ गया लॉन्ग टर्म में। तो कितना यूनिट है पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना यूनिट है 275, तो यहाँ पर हम 275 इंटर कर देंगे। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। फिर अब कितने में सेल किया है 275 यूनिट को, जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। तो सेल तो कितने में किया 467.826, तो 467.826 ये हमने इंटर कर दिया। 2 डेसिमल ही चाहिए बोल रहा है ये, तो इसको हम 82 कर देंगे, 83 कर देते हैं, ठीक है 83 हमने कर दिया। तो ये यहाँ पर टोटल सेल वैल्यू आ गया है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस समय आप देख सकते हैं, फरवरी 2019 और अप्रैल 2018 के बीच में, वही हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,10,000 रुपये ये आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको आसानी से समझ में आ जाए ताकि। अब उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर का ऑन 31 जनवरी 2018 को। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपने शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड या शिप लिया हुआ है 31 जनवरी 2018 के पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, हमने अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया, तो हम इसको 0 इंटर करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट्स एज पर सेक्शन 55(2) AC ये हमें इंटर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ एक्सपेंसेस हुआ है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ 1000-1500 के एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये हमने इंटर कर दिया। अब प्रॉफिट देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 17,153 रुपये का आया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कैसे कैलकुलेट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है, हमने इंटर भी कर दिया और शेड्यूल CG में ये ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। ये देखिए शेड्यूल CG में ऑटोमेटिकली ये आ गया है 17,153 रुपया। डिडक्शन अगर कोई है सेक्शन 54F का तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, हमारे केस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद और फिर नीचे जाएंगे, प्रॉपर्टी का हो गया, शेयर का भी हो गया है। अब सीधे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब नॉन रेसिडेंट के हैं। यहाँ पर अब ऑप्शन आता है अमाउंट डीम्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आपने कोई अनयूटिलाइज कैपिटल गेन ट्रांसफर किया हुआ है कैपिटल गेन अकाउंट में विद इन ड्यू डेट? अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हमारे केस में नो, हमने कोई भी कैपिटल गेन का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। आपके केस में यस है तो यस करके पूरा डिटेल यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसको ध्यान से यस नो करना है, अदरवाइज ITR आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद और नीचे आते जाएंगे और यहाँ पर आपने अगर कोई डिडक्शन क्लेम किया हुआ तो उसका डिटेल आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे एक प्रॉपर्टी सेल करके आपने दूसरा प्रॉपर्टी लिया हुआ तो उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड लिया हुआ तो उसका डिटेल यहाँ पर, कोई नोटिफाइड बॉन्ड है तो उसका डिटेल यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा डिटेल आपको इंटर करना पड़ेगा अगर कोई भी क्लेम लिया होगा तो। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज़ फीड दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें क्वार्टर वाइज कैपिटल गेन का डिटेल इंटर करना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी में कौन से क्वार्टर में कितना इनकम हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फिगर आएगा वो शेड्यूल
BFLA के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको ध्यान से हमें करना है क्योंकि यहाँ पर अगर डिटेल हम फीड नहीं करते हैं शेड्यूल BFLA के हिसाब से तो यहाँ पर एरर आएगा आखिरी में जब हम सबमिट करेंगे। तो शेड्यूल CG के बाद अब शेड्यूल 112A आता है, इसको हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद शेड्यूल 115AD आता है जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं या लॉन्ग टर्म करते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो कैसे ITR में दिखाना है, उसका डेमो हमने देख लिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमारा जो पूरा वीडियो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। ITR 2 का भी वीडियो देख सकते हैं और ITR 3 का भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लेरिफाई किया गया है और प्रोसेस से क्लेरिफाई किया गया है। यहाँ पर तो हम मान के चल रहे थे कि आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज है और सिर्फ डिटेल कैसे भरना वही आपको जानना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।